नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। नगर निगम चुनाव से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में कई बार, या यूं कहें कि अपने भाषण के 75% अंश पर कानपुर की ही चर्चा की और ये एक बार फिर अपने संकल्प को दोहराया कि कानपुर की पहचान को लौटाने के लिए सरकार जो है कृत संकल्प है। और इसके लिए उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से कानपुर में मेट्रो सिटी बन गई, स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, डिफेंस कॉरिडोर की एक दिव्य योजना आई है और साथ में नमामि गंगे से गंगा को अविरल और निर्मल करने का एक अभियान चलाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 70 और 80 के दशक में कानपुर पर कुछ लोगों की नजर लग गई। परिणाम क्या हुआ कि देश के 5 महानगरों में गिना जाने वाला कानपुर अराजकता, अव्यवस्था, कुव्यवस्था, कुप्रबंधन का शिकार हो गया। और वो कानपुर जो न केवल औद्योगिक नगरी कहलाता था बल्कि रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता था। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल नेतृत्व में नमामि गंगे की योजना शुरू की गई, जिसमें देखा गया कि कानपुर सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है। यहां के सीसामऊ नाले को बंद कराया गया, वहां सेल्फी पॉइंट बनाया गया और ये वो सीसामऊ नाला था जहां पर 14 करोड़ लीटर गंदा पानी सीधे तौर पर गंगा में जाता था। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रदूषण से मुक्ति दिलाई गई। अब शहर के विकास की बात हो रही है और उसमें उन्होंने खास तौर से जिक्र किया कि विकास की गति तिगुनी रहे, इसलिए जरूरी यह है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो। स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय सरकार हो वो भाजपा की हो, ताकि विकास में रोड़े न अटकाए जा सके। उन्होंने उदाहरण दिया, केंद्र में भाजपा की सरकार और योजना आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार तेजी के साथ उन्हें आगे बढ़ा रही है। कोई बाधा नहीं, कोई रोड़ा नहीं और विकास तेजी के साथ ऐसा हो रहा है कि आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस प्रदेश कहा जाने लगा है। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था है और उन्होंने ये भी कहा कि आज ही जर्मनी में हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री और अधिकारी रोड शो कर रहे हैं। 12 और 13 फरवरी का जो ग्लोबल समिट है वो अपने
आप में अद्भुत होगा और तेजी के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में उन्होंने कानपुर के उद्यमियों से भी अपील की, इन्वेस्टर से भी अपील की। उन्होंने कहा कि आप लोग कानपुर में इन्वेस्ट कीजिए और कानपुर में इन्वेस्ट की व्यापक संभावना है, भरपूर संभावना है। उन्होंने बताया गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी दर्जा दिया गया है, वहां पर काम हुआ है। जरूरत यह है कि उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जाए, उद्यमी आए, उसमें भी भागीदारी करें। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर, यहाँ के टेक्निकल एजुकेशन में और यहाँ के स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों में इन्वेस्टमेंट किया जाए। इतना ही नहीं, हाउसिंग स्कीम बनाई जाए, विभिन्न प्रकार के मार्केट्स डेवलप किए जाए और इसमें कानपुर के उद्यमी, व्यापारी, इन्वेस्टर्स सब मिलकर के सहयोग करें। उन्होंने ये बात एक बार नहीं 2 बार कही और अपील की कि कानपुर को भली प्रकार से विकसित करना है और उसकी पुरानी पहचान मैनचेस्टर वाली वापस लाना है और इसमें सभी का योगदान जरूरी है। चूंकि नगर निगम चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का संबोधन था प्रबुद्ध सम्मेलन में, जहां पर विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों को भी एक प्रतीक के रूप में चेक प्रदान किए गए, आवास की चाबियां प्रदान की गई, किट्स प्रदान किए गए ताकि वो लोग आत्मनिर्भर हो सके। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री के सामने नगर की समस्याएं रखने के लिए ज्ञापन देने का फैसला किया। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, कांग्रेस के नेता विकास अवस्थी और सपा के अब पहले प्रसपा के नेता आशीष चौबे आदि ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर के उनको ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन किस बात का दिया जाएगा? यहां की समस्याओं को लेकर के। डेंगू फैल रहा है, मच्छरों की भरमार है, गड्ढे सड़कों पर बने हुए हैं और सपा ने इरफान का भी मुद्दा उठाने की बात की। पुलिस ने इन सब को रोक लिया और रोकने के बाद उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। व्यापक सुरक्षा व्यवस्था में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ और उन्होंने बार बार एक ही बात आई कि प्रबुद्ध वर्ग में एक नई चेतना का संचार होना चाहिए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के कारण अनेक क्षेत्रों में रूट डायवर्जन हुए, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हुई, सड़कों को साफ किया गया। खैर, इसी बहाने से ही कुछ ना तो कुछ कानपुर में हुआ। हम आज आपको एक दूसरी खबर से भी अवगत कराएंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो गए। निश्चित रूप से मैनपुरी, खतौली के चुनाव से सपा और उनके सहयोगी गदगद हैं और वहीं दूसरी ओर रामपुर की सीट जाने से कहीं ना कहीं उनमें निराशा भी है। वहीं रामपुर
की सीट को लेकर के भाजपा उत्साहित है, लेकिन उसे 2 सीटें मैनपुरी और खतौली के सपा की झोली में जाने से एक टेंशन भी है। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो हमेशा सक्रिय रहती है। आज ही भारतीय जनता पार्टी में मंथन शुरू हो गया, मैनपुरी में क्यों हारे, खतौली में क्यों हारे, रामपुर में और हमारा उत्साह क्यों नहीं बढ़ा, चिंतन शुरू हो गया। लेकिन सच बात तो यह है कि इस चुनाव ने खासकर भाजपा और बसपा के सामने एक नया टेंशन ला दिया है, एक तनाव। और तनाव क्यों? एक तो पुख्ता इंतजाम किए गए थे, एक संकल्प लिया गया है कि 2024 में सभी सीटें 75 जिले की भाजपा की झोली में आनी चाहिए। इसीलिए सपा के गढ़ तोड़ने के प्रयास हुए, लेकिन गणित फेल हो गई मैनपुरी में और खास तौर से खतौली में फेल हो गई गणित। और जब ये गणित फेल हुई तो खास तौर से कहा जा रहा वहां तो इमोशनल कार्ड चल गया। लेकिन सच बात तो ये है कि भाजपा ने जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाई, जिस तरीके से अपनी जो है विषाद प्रस्तुत की, जिस तरीके से नाकेबंदी की, उससे तो ये लग रहा था बीजेपी को कि हम जो है कहीं ना कहीं सपा में ब्रेक लगाएंगे। लेकिन सपा ने भी अपनी मजबूत स्थिति से, यूं कहे कि अपनी परिवार की जो विशालत थी उसको मजबूत रखने के लिए एका दिखाया। और सच बात तो यह है कि भाजपा ही नहीं बल्कि सरकार को हरा दिया। ये बात अपने आप में है। तो इस बात को लेकर के दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात क्या है, खतौली से जीते हैं मदन भैया, उनका एक बयान आया, अब हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद भी होंगे। ये एक बड़ी बात है, चंद्रशेखर आजाद भी अब हमारे साथ होंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने खतौली में निश्चित तौर पर सपा और रालोद के प्रत्याशी को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। पश्चिम में चंद्रशेखर आजाद अपना लगातार बढ़ा रहे, अपना आधार बढ़ा रहे। इसलिए अब भाजपा भी ये सोचने लगी है कि अगर चंद्रशेखर आजाद, रालोद, सपा का ये गठबंधन रहा तो 2024 में मुश्किलें होंगी, रास्ता कठिन हो जाएगा। एक टेंशन। और बसपा के लिए भी टेंशन, उसने भले ही अपने प्रत्याशी न खड़े किए हों, लेकिन जो उसके वोट बैंक है, उस वोट बैंक में चंद्रशेखर आजाद ने दरार डालने का काम कर दिया है। ऐसी स्थिति में एक नया टेंशन, और कांग्रेस तो कुछ समझ ही नहीं पा रही कि करें क्या। हालांकि वो दूर रही है, ठीक है, हिमाचल से उत्साहित है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है क्या किया जाए। हम यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। उपचुनाव के नतीजों ने यदि भाजपा और बसपा को टेंशन में डाल दिया है, तो वहीं दूसरी ओर रामपुर में आजम का खेल भी खत्म कर दिया है। अब जो आजम का गढ़ कहलाया जाता था, अब वो भाजपा का गढ़ हो गया। इसलिए भी
कि वहां पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में भाजपा ने जबरदस्त सफलता हासिल की। आजम खां 45 साल से लगातार विधायक सांसद बने रहे, एक वर्चस्व रहा। इतना ही नहीं, उनके बेटे, उनकी पत्नी जिसको चाहा उसको बना दिया। स्थानीय सरकारों में जो चाहा कर लिया। किंग मेकर की भूमिका में रहे और कहा जाता था ये आजम खां का गढ़ है। लेकिन हुआ क्या कि इस चुनाव में आजम का खेल ही खत्म हो गया। बहुत प्रयास किए। अब आजम खां, उनके प्रत्याशी, सपा, सब आरोप प्रत्यारोप तो कर सकते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि खेल तो खत्म हो गया। ठीक है, आप आरोप लगाएंगे हमारे आदमियों को वोट नहीं डालने दिया गया, आप आरोप और लगाएंगे कि पुलिस ने ये किया, प्रशासन ने ये किया, हम कोर्ट जाएंगे, सब कुछ आप कहेंगे। लेकिन कुछ भी हो, आजम खां का खेल खत्म। वरना तो रामपुर में आजम खां, यूं कहा जाए कि रामपुर के पर्याय आजम खां थे, तो इसमें भी दो राय नहीं थी। तो इस उपचुनाव के नतीजों ने एक ये भी बात साबित कर दी है। अब सपा को खास तौर से रामपुर में अपना गढ़ बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा, ये उनके आत्मचिंतन का विषय है। क्योंकि सच बात तो ये है कि सपा को अब वहां पर ही नहीं बल्कि आजमगढ़ में भी अपने जो है गढ़ की पुनर्स्थापना के लिए सशक्त प्रयास करने होंगे। और इसकी नीति भी सपा ने बनाना शुरू कर दी है, जैसा पता लगा है। एक बात और है सामने, कानपुर के लिए भी एक और दूसरे यूपी के जिलों के लिए भी, कि पारा जो है वो लुढ़कने लगा है, माने सर्दी बढ़ने लगी है। और आने वाले 2 दिनों में, 3 दिनों में ये सर्दी और बढ़ेगी, अलाव जलाने पड़ेंगे। क्योंकि जो पारा है वो लगातार लुढ़क रहा है। आज कानपुर में एकदम पारा लुढ़का और 10-11 से भी नीचे कहीं कहीं दिखाई दिया। इससे ठिठुरन हुई, यहां तक कि कुछ स्थानों पर कोहरा भी दिखाई दिया। और कोहरा भी जो है उसने भी जो रफ्तार थी वाहनों की, उस पर ब्रेक लगा दिया। मौसम विभाग ने कानपुर के लोगों को चेताया है कि अब सावधान हो जाए, ठंड पड़ेगी। और ठंड जो है, चूंकि हमारा जलवायु का जो खाका है वो पूरी तरीके से डगमगा गया है, ऐसी स्थिति में ठंड भी विकट पड़ेगी। और आने वाले दिन मौसम की दृष्टि से कानपुर के लिए और भी निश्चित रूप से असहनीय हो सकते हैं। इसलिए मौसम विभाग की अपील है, सलाह है
कि अब आप अपने गर्म कपड़ों में पूरी तरीके से आ जाएं, ठंड से बचें और इतना ही नहीं, ठंड से होने वाले अपने रोगों पर भी नियंत्रण करें। डॉक्टरों की शरण में चले जाएं और बड़ी खबर देखते रहें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।